हेलो फ्रेंड्स, स्टूवान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चलिए, इस रिवीजन क्लास में हम लोग आज एक बार फिर से एक दूसरे के सामने खड़े हैं विद अ न्यू टॉपिक। और ये न्यू टॉपिक आपके एनसीईआरटी का क्लास 12 के एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है, जिससे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस कहते हैं। ये जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा। इस चैप्टर के पहले पार्ट से, इन्हें तो आप लोग देख ही रहे हैं, इन्हें पहचानते हैं आप लोग। ये है हमारे मेंडल साहब, जिन्होंने जो है इस ब्रांच की नींव रखी। ये मेंडल साहब हैं जिन्होंने इस ब्रांच की नींव रखी। इसे जो है इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्हें हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ये ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी के रहने वाले थे। वहाँ पर एक पादरी थे, ये प्रिस्ट थे, चर्च के पुजारी थे। और चर्च में अपने जो है ये गार्डन में जो है पी प्लांट्स ग्रो कर रखे थे। और उन पी प्लांट्स को हम लोग उन्होंने जो है देखा कि उन पी प्लांट्स में क्या क्या वेरिएशंस हैं, और अचानक इनके दिमाग में आया कि इन वेरिएशंस को के इनहेरिटेंस की स्टडी की जाए कि कैसे ये इनहेरिट होते हैं। फिर धीरे धीरे इस ब्रांच की जो है वहीं से नींव पड़ना शुरू हो गई। एक तरह से नया ब्रांच के तौर पर ये कुछ दिनों में निकल करके सामने आया। इसमें सबसे पहले आता है, अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, तो व्हाट इज जेनेटिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। मतलब अगर हम कहें तो वेरिएशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस in the organism is known as what? Variations। एक ही स्पेसीज के दो अलग अलग मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, that difference is known as what? Variation। और ये वेरिएशन इनहेरिटेबल भी होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, जाते रहते हैं। इन वेरिएशंस की यदि हम बात करें तो इनका ये बनते भी हैं। ये वेरिएशंस कैसे बनते हैं? तो एक वेरिएशन का रीजन होता है जो कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण होता है। जैसे हम लोग जो है शर्ट पहनते हैं, शर्ट का जो है मतलब हाथ का कुछ हिस्सा जो है शर्ट के अंदर कवर्ड है, कुछ हिस्सा बाहर एक्सपोज्ड है। तो जो हिस्सा बाहर एक्सपोज्ड है दैट विल गेट द डार्क कलर। उसका जो है डार्क पार्ट हो जाता है, वो डार्क हो जाता है, जबकि जो कवर्ड हिस्सा होता है वो लाइट इन कलर होता है। ये डार्क कलर कैसे डेवलप हो गया? बिकॉज ऑफ द सन रेज के कारण, सन में एक्सपोजर के कारण हाथ के इस पार्ट में मेलानिन का ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ और धीरे धीरे इसका रंग जो है डार्क होता चला गया। तो दिस इज नोन एज व्हाट? इन्वायरमेंटल वेरिएशन। और ये इन्वायरमेंटल वेरिएशन इनहेरिटेबल नहीं होता है, ये एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाता नहीं है। लेकिन कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो इनहेरिटेबल होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते रहते हैं। उन्हें हम लोग हेरिडिटरी कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और आओ हम लोग देखते हैं कि ये वेरिएशंस क्या है। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की बात करें तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। द प्रोसेस ऑफ process by which characters are passed from parent to the progeny, okay, and it is the basis of heredity, and variation is the degree by which progeny differs from their parents। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि एक ही स्पेसीज के दो मेंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेरिएशन। एंड दिस वेरिएशन मे बी इन टर्म ऑफ मॉर्फोलॉजी। ये वेरिएशन किस किस पॉइंट पर हो सकता है? मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी या बिहेवियरल।
ठीक है ना। वो मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि स्ट्रक्चर, ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफरेंस हो सकता है, एनाटॉमिकल डिफरेंस हो सकता है, बायोकेमिकल डिफरेंस हो सकता है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, किसी तरीके का डिफरेंस वो हो सकता है। ठीक है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो इनहेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं ये कैसे अपीयर होते हैं। तो दीज अपीयर ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स या क्रोमोजोम, जीन या क्रोमोजोम के रीअरेंजमेंट के कारण। जब जीन्स में जब जो है रीअरेंजमेंट होता है, उनमें चेंजेस आते हैं, तो जो है ये वेरिएशन क्रिएट हो सकते हैं। दूसरा होता है बाय द क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक नया कॉम्बिनेशन डेवलप होता है, एक नया कॉम्बिनेशन तैयार होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, रिकॉम्बिनेशन। जैसा कि आप जानते हो कि मियोसिस में जब मियोसिस होती है तो दो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर मियोसिस की बात कर लिए तो देख लो एक बार। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो कि ये रिकॉम्बिनेशन जो डेवलप होता है, ये रिकॉम्बिनेशन हुआ, इसके बीच में जो है क्रॉसिंग, ये क्रोमोजोमल सेगमेंट की एक्सचेंजिंग हो गई। तो इस रिकॉम्बिनेशन के कारण एक नया जो कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो दो जीन्स की आपस में मिक्सिंग हो सकती है, उनके पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट में डिफरेंस आ सकता है। तो डेफिनेटली दिस विल कॉज अ न्यू चेंज, या एक नया चेंज कॉज करेगा। दैट न्यू चेंज में बी दैट न्यू चेंज, वह नया चेंज क्या कहलाएगा, वही वेरिएशन कहलाएगा। जो कैरेक्टर में होने वाला जो नया चेंज होगा वही क्या कहलाएगा, वेरिएशन कहलाएगा। इसके बाद आता है कि म्यूटेशन एंड डिफेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। म्यूटेशन भी एक बड़ा रीजन होता है। म्यूटेशन को आप लोग जानते ही हो कि सडन चेंज इन द जीन में होने वाले सडन चेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। मतलब जीन में होने वाला ऐसा चेंज जिसके कारण से कैरेक्टर में भी चेंज आ जाए तो वह क्या होगा, म्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है। अब म्यूटेशन भी एक इनहेरिटेबल कैरेक्टर के क्रिएट होने के पीछे एक रीजन होता है। ठीक है। मेंडल के अगर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये किस बात पर डिपेंड करता है। एक्चुअली मेंडल ने जो है पी प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। पी प्लांट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाइजम सेटाइवम कहते हैं। ठीक है। और ये पाइजम सेटाइवम को ही उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया, यह भी जो है यह इनका वर्किंग मॉडल था। ठीक है ना। पाइजम सेटाइवम उनका क्या था, वर्किंग मॉडल था। यह उनका वर्किंग मॉडल था। अब प्रश्न आता है कि वो पाइजम सेटाइवम को ही क्यों सिलेक्ट किए, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ दिस पी प्लांट ओनली। तो उसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पी हैज मेनी डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसमें जो है अलग अलग कंट्रास्ट, बहुत सारे जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। जैसे स्टेम हाइट की बात करें तो कोई लंबा है तो कोई बौना है, मतलब कोई टॉल है तो कोई डॉर्फ है। अगर जो है हम कलर की बात करें, फ्लावर कलर की बात करें तो कोई वायलेट कलर का वाला है तो कोई वाइट कलर वाला है। अगर जो है हम सीड कलर की बात करें तो कहीं राउंड है तो कहीं रिंकल है। सीड शेप की बात करें तो कहीं सीड शेप की बात करें तो कहीं राउंड और रिंकल है। कहीं सीड कलर की बात करें तो कहीं जो है येलो है तो कहीं ग्रीन है। तो ये वेरिएशंस जो है पर्याप्त उनको दिखाई दे रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि बेटर है कि इसको ही हम लोग ले लेते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि फ्लावर्स इसके जो है बाइसेक्सुअल हैं। दूसरा जो रीजन था वो था कि फ्लावर इसके बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल है तो डेफिनेटली उनमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो प्योर लाइन भी डेवलप होगा। प्योर लाइन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि यहाँ पर जो है होमोजाइगस कंडीशन रहेगी, कैरेक्टर्स जो है प्योर रहेंगे, कैरेक्टर्स जो है होमोजाइगस कंडीशन में रहेंगे, प्योर रहेंगे। इसे ग्रो कराना भी इजी है। आप जो है गार्डन के पॉट्स में भी आप ग्रो करा सकते हैं इन्हें आसानी से, और इजी टू
डू द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, और इसको जो है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी करना यहाँ पर आसान होता है। इसमें आसानी से आप इमैस्कुलेशन, बैगिंग, पॉलिनेशन, ये स्टेप्स जो होते हैं क्रॉसिंग के, वो आसानी से आप इसमें कंडक्ट करा सकते हैं। तो इन कारणों से जो है मेंडल ने पी प्लांट को लेना उचित समझा। तो पहला रीजन क्या था कि ये इसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। दूसरा रीजन था कि इसका लाइफ स्पान शॉर्ट होता है। शॉर्ट लाइफ स्पान होने की वजह से रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं, करीब 3 महीने के अंदर रिजल्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। और जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद, जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वायबल है, दे सीड्स फर्दर रिप्रोड्यूस, वो सीड जो है फर्दर फिर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए जो है हम लोग इसको लेते हैं। इसको ग्रो कराना इजी था। दूसरी चीज कि इसमें बाइसेक्सुअल होता है, इसलिए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा और प्योर लाइन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और दूसरी चीज आती है कि इसमें जो है इजी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसमें करना आसान है। ठीक है, तो इन सब कारणों से उन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट करना उचित समझा। अब उसके बाद आते हैं कि मेंडल ने किस मेथड से काम किया था। वर्किंग मेथड ऑफ मेंडल की यदि हम बात करें तो मेंडल ने जो है मेंडल के सफलता के पीछे रीजन क्या था। तो पहला रीजन ये था कि ही स्टडीज ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक समय में एक ही कैरेक्टर वो सेलेक्ट करते थे, एक ही की स्टडी करते थे, इसलिए रिजल्ट पाना उनके लिए आसान हो गया था। दूसरा क्या था कि ये जो भी अवेलेबल टेक्निक उस समय थी, उस अवेलेबल टेक्निक को यूज करके ये अवॉइड करते थे कि हाउ द मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए जो भी पॉसिबल टेक्निक थी वो यूज करते थे, जैसे इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन करके एंथर को काट करके हटा देते थे, फिर उसको बैग कर देते थे, ताकि जो है इस पे पॉलिनेशन फर्दर न हो सके, कहीं अनवांटेड पॉलिनेशन न हो सके। और इसके अलावा ये मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते थे फॉर द एनालिसिस ऑफ डेटा। जो रिजल्ट इनको मिलते थे उस रिजल्ट को मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल बेसिस पर वो एनालाइज करते थे, तो वहाँ पर थोड़ी से एक्यूरेसी के चांसेस उनके बढ़ गए थे। और ही सेलेक्टेड द 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन द पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ये 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को चुने थे। तो मेंडल सफल क्यों हो गए भाई? क्योंकि वह एक समय में एक ही कैरेक्टर की स्टडी करते थे। दूसरा उनका ये था कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए मेथड्स जो है लगाते थे, जैसे इमैस्कुलेशन और बैगिंग। तीसरा ये था कि वो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस अप्लाई करते थे, जिससे जो है वो आसानी से एक्सपेरिमेंट्स अपना एनालाइज कर पाते थे, रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते थे। अब आता है कि मेंडल ने कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चुने। तो मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चुना था। जैसे पहला आप जानते हो कि सीड शेप को इन्होंने चुना, तो जो क्या है राउंड और रिंकल्ड होता है। सीड कलर को इन्होंने चुना जो कि येलो और ग्रीन है। फ्लावर कलर को चुना जो कि वायलेट और वाइट है। पॉड शेप को चुना जो कि फुल या इनफ्लेटेड है, खुला हुआ होता है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड, थोड़ा थोड़ा हर सीड के बाद थोड़ा दबा रहता है। पॉड कलर जो है ग्रीन या येलो है। और फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल और टर्मिनल है, कुछ एक्सिस पर है, जैसे आप देख रहे हैं आप, ये एक्सिस पर है और ये टर्मिनल है, एक ही जगह पर सारे फ्लावर्स जो है लगे हुए हैं। और स्टेम हाइट को भी देखा, जिसमें जो है टाल एंड डॉर्फ, ये टाल मेंबर हो गया और ये डॉर्फ मेंबर हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चुना था। मेंडल ने कुछ 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को चुना था। इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे बेटा, क्योंकि ये एक बढ़िया क्वेश्चन है कि व्हाट कैरेक्टर्स आर चोजन बाय मेंडल, या मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स मेंडल हैज़ चोजन। मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर चुना था, इस पर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अब इसके बाद आता है कि मेंडल करते क्या थे भाई हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में। ये देखिए यहाँ पर ये क्या करते थे, सबसे पहले ये इमैस्कुलेशन कर देते थे, क्योंकि फ्लावर दोनों कैसे थे, बाइसेक्सुअल थे। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में पॉलिनेशन कराना एक जो है कठिन टास्क होता है,
क्यों? क्योंकि उसमें एंथर और स्टिग्मा लगभग एक साथ मैच्योर होते हैं और पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के। तो इसके लिए मेंडल क्या करते थे, इमैस्कुलेशन कर देते थे। पहले एंथर को, इमेच्योर एंथर को, जो कि मैच्योर ना हुआ हो, बड स्टेज में ही एंथर को, ये पेटल्स को खोल करके एंथर को काट करके हटा देते थे। तो अब ये फ्लावर कैसा हो जाता था, फीमेल हो जाता था। ये फ्लावर कैसा हो जाता था, फीमेल हो जाता था, और इसकी बैगिंग कर देते थे, इसे कवर कर देते थे पॉलीथीन शीट से। ठीक है, एक जो है बटर पेपर या किसी भी जो है जो कवरिंग मटेरियल हो, उससे इसको हम वो कवर कर देते थे। उसमें पॉलीथीन शीट नहीं था, तो किसी भी जो है शीट से इसको कवर कर देते थे, ताकि जो है इसमें पॉलिनेशन ना हो सके, सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो सके। सेल्फ का तो चांसेस इन्होंने खत्म ही कर दिया, जब एंथर को ही काट के निकाल दिया तो सेल्फ तो होना नहीं है पॉलिनेशन, लेकिन अनवांटेड पॉलिनेशन एयर या इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। इससे बचाने के लिए ऐसा किया इन्होंने। फिर इसके बाद दूसरा क्या हुआ कि ये जो व्हाइट कलर का जो दूसरा फ्लावर आप देख रहे हैं, तो इस व्हाइट कलर के फ्लावर से इनको पॉलन ग्रेन लेना है। तो क्या करते थे कि ये इससे पॉलन ग्रेन कलेक्ट करके फिर इस पर डस्ट कर देते थे। तो इस स्टेप को हम लोग क्या करते थे, पॉलिनेशन। तो इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की बात करें, तो इस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है क्या, इमैस्कुलेशन है। पहला स्टेप होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इमैस्कुलेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर। दूसरा स्टेप होता है बैगिंग, ताकि अनवांटेड पॉलिनेशन को आप हटा सको। और तीसरा स्टेप होता है क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, दैट इज द पॉलिनेशन। इसका पॉलन ग्रेन जिसको हमने मेल बनाया है, उसका फीमेल काटने की जरूरत नहीं, फीमेल पार्ट काटने की जरूरत नहीं है। उससे आप सिंपल पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करिए और पॉलन ग्रेन ला करके आप स्टिग्मा पर डाल दीजिए, आपका पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक बेटा, बात समझ में आ गई सबको? तो इसमें क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं। इमैस्कुलेशन मतलब कट द एंथर बिफोर द मैच्योरेशन एट द बड स्टेज ओनली। दूसरा होता है क्या, बैगिंग, इमैस्कुलेटेड फ्लावर जिसको आप फीमेल बना चुके हैं उसको बैग कर दीजिए, सो दैट अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो सके। तीसरा स्टेप क्या होता है इसमें कि पॉलिनेशन, जिसमें हम पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करके ला करके इसके स्टिग्मा पर डाल देंगे, सो दैट द पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद फिर जो है F1 जनरेशन में फिर रिजल्ट देखेंगे कि जो रिजल्ट हमें क्या रिजल्ट हमें मिला। अब आता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है, जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर को लेकर के अगर क्रॉस कराते हैं तो वह क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अगर आप सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हो तो दैट क्रॉस इज नोन एज व्हाट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। जैसे अगर पिछला वाला ही अगर हम एग्जांपल लें, तो यहाँ पर क्या है, फ्लावर कलर है, ये वायलेट कलर और वाइट कलर, इन दोनों को लेकर ये क्रॉस कराया गया, तो यह क्या होगा, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। ठीक है, इसमें जो है ये मान लीजिए अगर ये कैपिटल भी है और ये स्मॉल भी है, तो इसमें जितने भी मेंबर बन रहे हैं सब कैपिटल भी स्मॉल भी वाले बनेंगे। कैपिटल भी स्मॉल भी वाले बनेंगे, यानी कि ये सारे मेंबर क्या हो गए, हाइब्रिड हो गए। हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो दोनों जो एलील्स होते हैं, ये दोनों एलील्स जो है अलग होते हैं। अगर कैपिटल भी और कैपिटल भी दोनों अगर एक जैसा ही होता, जैसे ये है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन होती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अच्छा, या दोनों स्मॉल भी होते तो भी होमोजाइगस कंडीशन होती। होमो मतलब क्या होता है, सेम, और जाइगा मतलब होता है पेयर। जब पेयर के दोनों जो यूनिट्स हैं जब एक जैसे हों तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहेंगे। और पेयर के अगर दोनों यूनिट्स अलग अलग हों तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कैपिटल भी स्मॉल भी, ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। जबकि ये कैपिटल भी क्या है, या स्मॉल भी, ये दोनों क्या है, ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर आप देखिए, तो अगर हम एक क्रॉस यहाँ पर देखें, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक टाल प्लांट और एक डार्क प्लांट, इन दोनों के बीच में जो है क्रॉस कराया जा रहा है। टाल को आप जो है कैपिटल टी से डिनोट कर दीजिए और डार्क को स्मॉल टी से डिनोट कर दीजिए। तो आप ये देखोगे कि जो इसमें गैमीट बनेंगे
वो गैमीट क्या बनेंगे, ये दोनों कैपिटल टी यहाँ पर अलग हो जाएगा गैमीट में, उसी तरीके से दोनों स्मॉल टी यहाँ पर अलग हो जाएंगे, और इनके बीच में जो क्रॉस बनेगा, ठीक है ना, तो ये सारे मेंबर क्या होंगे, टॉल होंगे, और ये दोनों सारे मेंबर जो है में ही जो है कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट होगा, इसलिए हम लोग इसको जो है क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल या हाइब्रिड टॉल होंगे। ये टॉल तो होंगे लेकिन कैसे होंगे बेटा, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड टॉल होंगे। लेकिन अब इनको अगर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ देंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो नेक्स्ट जनरेशन में आपको जो मेंबर मिलेंगे उसमें से जो है तीन आपको टॉल मिलेंगे, जिसमें से दो जो है प्योर टॉल होंगे और दो हाइब्रिड टॉल होंगे, एक प्योर टॉल हो गया, दो हाइब्रिड टॉल हो गए और एक डॉर्फ होगा। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर, ये चीज़ जो है चेकर बोर्ड के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें ये बात बताई गई है, देखिए क्या, कि अगर एक प्योर टॉल है यानी कैपिटल टी है और एक प्योर डॉर्फ जो कि स्मॉल टी है, इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस कराएंगे तो यही चीज़ यहाँ वाली, ये जो है ये फिगर के द्वारा दिखाया गया है और ये क्रॉस करा के दिखाया गया है। इसमें जो है जो गैमीट बनेंगे, तो गैमीट जो है मतलब एक जो कैपिटल टी वाला है उससे कैपिटल टी टाइप का गैमीट बनेगा और स्मॉल टी वाले से स्मॉल टी टाइप का गैमीट बनेगा। ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। यानी ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ये मेंबर, और ये कैसा होगा, ये सारा का सारा कैसा होगा, टॉल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट फीचर है, वो डोमिनेंट एलील है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसलिए ये मेंबर कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है, इसलिए जो मेंबर हमारा जो बनेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, जो कि क्या होगा, जो कि जो है डोमिनेंट नेचर का होगा। ठीक है, और डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा और ये मेंबर कैसा दिखाई देगा, टॉल दिखाई देगा। अब जो है अगर हम देखें तो ये अब इसको जब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ा गया, ये F1 जनरेशन का मेंबर, इसे जो है जब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ा गया, सेल्फिंग के लिए छोड़ा गया, तो देखिए क्या मिला हमें। सेल्फिंग के बाद हमें मिला क्या कि इसके दोनों गैमीट एक जैसे रहेंगे, मेल और फीमेल गैमीट दोनों एक जैसे, क्योंकि वही उसी फ्लावर का पॉलन ग्रैंड उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है। तो ये जैसे देखिए ये ठीक है ना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो है दोनों गैमीट जो है, मेल गैमीट भी कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप होगा, फीमेल गैमीट भी कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप होगा। मान लीजिए इधर आप फीमेल गैमीट को दिखा रहे हैं, इधर मेल गैमीट को दिखा रहे हैं, ये फीमेल गैमीट है, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पर रख दिया गया, उसी तरीके से कैपिटल टी और स्मॉल टी ये मेल गैमीट का रख दिया गया। इन दोनों में क्रॉस हो रहा है तो ये मेंबर क्या होगा, टी कैपिटल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, इस तरीके से बन जाएंगे मेंबर। तो जहाँ जो ये कैपिटल टी वाला जो है वो तो होमोजाइगस टॉल यानी प्योर टॉल होगा, जबकि जो दो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जो बन रहे हैं वो क्या होंगे, हेट्रोजाइगस टॉल होंगे, और जो स्मॉल टी बन रहा है वो क्या होगा, डॉर्फ होगा, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यानी इसमें अगर हम देखें तो 3 टॉल और 1 डार्फ मिलेगा, F2 जनरेशन में 3 टॉल और 1 डार्फ मिलेगा फिनोटाइप में। 3 टॉल और 1 डार्फ मिलेगा, यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। फिनोटाइप का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 का हो जाएगा। ये फिनोटाइप का रेशियो हो गया इसका 3:1 का हो गया। लेकिन जीनोटाइप को यदि हम देखें तो एक इसमें प्योर टॉल मिल रहा है, ये 2 हाइब्रिड टॉल मिल रहे हैं और 1 डॉर्फ मिल रहा है। यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 1:2:1। ये क्या होगा, ये इसके जीनोटाइप का रेशियो होगा। ये इसके जीनोटाइप का रेशियो होगा। तो आप क्या देख पाए बेटा, यहाँ पर आपने ये देखा कि जो हम कैपिटल टी स्मॉल टी लेकर के जो हम क्रॉस करा रहे थे, तो F1 जनरेशन में सारे के मेंबर जो है हमें कैसे मिले, टॉल मिले। यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू होता है, जो कहता है कि दो डिफरेंट एलील्स हैं, एक कैरेक्टर के जो दो डिफरेंट एलील्स हैं, वो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं तो उनमें से केवल एक ही एक्सप्रेस करेगा।
जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट हैं तो उसमें से सिर्फ कैपिटल टी एक्सप्रेस कर पा रहा है, जिससे हम लोग डोमिनेंट कहते हैं, जबकि स्मॉल टी नहीं कर पाता है और उसे हम लोग रिसेसिव कहते हैं। ठीक है, ये तो कहता है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन दूसरा जो लॉ कहता है, यहाँ पर जो लॉ बना उसे हम लोग कहते हैं क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो ये बात कहता है कि अगर एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जिसमें कि दो डिफरेंट एलील्स हों एक कैरेक्टर के, अगर उन्हें हम छोड़ देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो हिडन कैरेक्टर है, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर जो हिडन था, जो नहीं दिखाई दे रहा था, दैट विल गेट रीअपीयर, वह फिर से रीअपीयर हो जा रहा है। तो अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्यों? क्योंकि सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन, यहाँ पर कैरेक्टर सेपरेट हो गया, अलग हो गया, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहेंगे। ठीक बेटा। और यह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि यह सेग्रीगेशन क्यों हुआ, क्योंकि गैमीट्स जो थे वो प्योर थे। जब गैमीट प्योर हैं तो इसलिए इस लॉ का एक और नाम दे दिया जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इस चीज को देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मेंडल ने कहा था कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर बाय द फैक्टर्स। मेंडल ने बात बताई कि कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैक्टर्स द्वारा ट्रांसफर होते हैं, और जिस फैक्टर को ही बाद में जो है जीन शब्द दिया गया, जिस फैक्टर को ही हम लोग बाद में क्या कहे, जीन कहे, जीन के नाम से जाना गया, जिसे हम लोग यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की यूनिट के नाम से जानते हैं। शुरू में मेंडल ने क्या कहा था, उसे फैक्टर कहा था, लेकिन अब जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। जीन क्या होता है भाई, कि जीन दैट कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर नोन एज एलील। ठीक है, जीन दैट कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक जैसे टॉलनेस है या स्टेम हाइट है, तो इसके लिए दो एलील होते हैं। एक टॉलनेस का होता है जो कैपिटल टी होता है, दूसरा डॉफनेस का होता है जो स्मॉल टी होता है। ठीक है, तो ये अल्फाबेटिकल सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ईच जीन। कैपिटल लेटर मीन्स कैपिटल टी फॉर द जीन एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, एंड स्मॉल टी फॉर द जीन विच डोंट एक्सप्रेस देयर, जो कि नहीं एक्सप्रेस होता है। तो अगर ये दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट हो या दोनों स्मॉल टी प्रेजेंट हो, तो यह कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस। और एक कैपिटल और एक स्मॉल हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे। अगर दोनों एक जैसे होंगे तो होमोजाइगस, दोनों अलग अलग होंगे तो क्या कहलाएगा, ये हेट्रोजाइगस कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मेंडल ने जो है, मेंडल प्रपोज दैट कि इन ट्रू ब्रीडिंग मतलब प्योर लाइन, ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड डार्क वेराइटी एलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट जो है होमोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी या स्मॉल टी होगा, जिसमें से कैपिटल टी टॉलनेस को, स्मॉल टी डॉफनेस को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आर कॉल्ड द जीनोटाइप। ये हमें क्या कहलाते हैं, जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है ना। वेयर एज द टॉल और डार्कनेस क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। मतलब कि जो है दिखाई देता है, जो विजुअल जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, फिनोटाइप होंगे। लेकिन वह विजुअलिटी क्यों होगी, बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल होगी, बिकॉज ऑफ सम जीन्स होगी, बिकॉज ऑफ सम एलील्स होगी। तो वह जीन और एलील वो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा उसका फिनोटाइप, जीनोटाइप।
जीन और एलील उसका क्या कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाएगा, और लेकिन जो ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप कहलाएगा। ठीक है, देखिए लिखा ना, हाइब्रिड विच कंटेन द एलील्स विच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कॉल्ड द हेट्रोजाइगस, जिसे हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी कहेंगे। ठीक है, और इसीलिए जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में द रेशियो ऑफ F2 हाइब्रिड तो 3:1 होता है फिनोटाइप का, जिसमें 3 टॉल और 1 डार्क की बात कही गई है, और 1:1:1:2:1 ये जीनोटाइप होता है, जिसमें एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और 1 डॉर्फ होगा। ठीक है, तो इसे 1:2:1 इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जीनोटिपिक रेशियो होगा, और 3:1 ये क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटाइप है। ठीक है, अब एक बात आती है इसमें टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या कहता है भाई, टेस्ट क्रॉस क्या कहता है कि द क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल विद डोमिनेंट ट्रेट and a recessive organism is in order to know whether the dominant trait is homozygous या heterozygous। देखो, टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है कि जब हम F1 जनरेशन के मेंबर को किसी भी प्रोजनी के साथ क्रॉस करा देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, F1 जनरेशन को जब हम जो है रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा देते हैं, F1 जनरेशन के मेंबर को जब हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा देते हैं तो उसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और अब यदि हम जो है F1 जनरेशन के मेंबर को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें तो उसे हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं, जो कि बैक जाके क्रॉस हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो एक टॉल इज क्रॉस्ड विद द डॉर्फ मेंबर, नेक्स्ट जनरेशन में सारे मेंबर टॉल मिले, तो अगर हम इसको वापस लाकर क्रॉस करा रहे हैं तो दिस इज नोन एज व्हाट, बैक क्रॉस। ठीक है, लेकिन एक वह बैक क्रॉस जिसमें हम F1 जनरेशन के मेंबर को, यह F1 जनरेशन का मेंबर है, जिसमें हम F1 जनरेशन को मेंबर को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, तो यही बैक क्रॉस कहलाता है। अब क्या, यह कहलाता है अब टेस्ट क्रॉस। अब यही क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो क्या देखा आपने कि जब एक टॉल और डॉर्फ मेंबर को आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमें टॉल मिलता है, लेकिन और ये F1 जनरेशन का मेंबर हो गया। अब इस F1 जनरेशन के मेंबर को किसी भी अगर पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे, चाहे वो टॉल वाले के साथ या डॉर्फ वाले के साथ, तो यह क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस कहलाएगा, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये बैक क्रॉस हो गया। ठीक है, ये भी बैक क्रॉस हो गया और ये भी बैक क्रॉस हो गया। लेकिन वह बैक क्रॉस जिसमें जो है हम F1 जनरेशन के मेंबर को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। When the F1 progeny is crossed with the recessive parent, it is known as what, टेस्ट क्रॉस। अब ये टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस के लिए इसीलिए लिखा गया है कि द क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल विद डोमिनेंट ट्रेट एंड अ रिसेसिव ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू नो द वेदर द डोमिनेंट ट्रेट इज होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। अगर ये तो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराने जा रहे हैं। देखो, जैसे अब यहाँ पर ये होमोजाइगस रिसेसिव है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है, दोनों होमोजाइगस रिसेसिव हैं। ठीक है, और देखो अब यह जो है, मान लीजिए कि ये होमोजाइगस रिसेसिव है और यह जो है इसका फिनोटाइप मुझे नहीं पता है, ये डोमिनेंट है दिख रहा है, जैसे ये फ्लावर कलर को लेकर क्रॉस कराया गया है। तो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, आप ध्यान देंगे, हो सकता है इस डायग्राम को ही देकर क्वेश्चन पूछ दे। इस बार जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ भी रहे हैं,
तो यहाँ पर जो है इसका हमें नहीं पता है कि इसका फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, हाइब्रिड है या प्योर है, कुछ हमें नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये चूंकि देखने में तो ये जो है वायलेट कलर का दिख रहा है, वायलेट कलर एक डोमिनेंट फीचर होता है, हो सकता है ये हेट्रोजाइगस हो, और वायलेट कलर दिख रहा हो सकता है कि होमोजाइगस हो। तो अब हम क्या करते, अच्छा लेकिन व्हाइट वाला तो हमेशा होमोजाइगस होगा, इसलिए हेट्रोजाइगस होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो व्हाइट वाले से ही इसका दोनों तरफ क्रॉस कराते हैं। पहला हमने ये क्रॉस कराया कि हो सकता है कि ये होमोजाइगस हो, तो अगर ये होमोजाइगस होगा तो इसके इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो सारे मेंबर हमें कैसे दिखने चाहिए, हमें सारे मेंबर जो है डोमिनेंट फीचर वाले यानी कि वायलेट कलर फ्लावर वाले दिखने चाहिए। दोनों को क्रॉस कराने के बाद सारे मेंबर जो जनरेशन के सारे मेंबर जो है वायलेट कलर फ्लावर वाले अगर हुए, यानी कि इसका जो पेरेंट था वो कैसा था, होमोजाइगस था। चलो क्रॉस करा के देखा, अगर सारे मेंबर इसको कैसे दिखे, ये सारे मेंबर अगर जो है F1 जनरेशन के सारे मेंबर अगर वायलेट फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि ये पेरेंट कैसा है, होमोजाइगस है। तो लिखा है ना कि अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस इफ ऑल आर वायलेट। और यदि यहाँ पर 50-50 हो जाए, 50% जो है वायलेट कलर और 50% जो है वाइट कलर अगर देखने को मिले, तो यह इंडिकेट करता है कि ये प्योर नहीं है, बल्कि ये क्या है, हाइब्रिड है। और हाइब्रिड होने के कारण ही नेक्स्ट 50% जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है। 50% मेंबर्स कैसे हैं, वो जो है रिसेसिव कैरेक्टर वाले आए, और 50% मेंबर्स जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले आए। तो रिसेसिव कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस होगा जब होमोजाइगस कंडीशन आएगी, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मेंबर कैसा होगा, ये मेंबर ये हेट्रोजाइगस होगा, अगर इस तरीके का रिजल्ट आएगा तो। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इस पे बेस क्वेश्चन आएगा श्योर, ठीक है। टेस्ट क्लास के बेस पर क्वेश्चन जरूर आएगा, जिसमें जो है हम क्या करते हैं कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर को रिसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉस करा देते हैं, यह जानने के लिए कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला जो मेंबर है वह होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। अगर वह होमोजाइगस होगा तो सारे मेंबर जो है नेक्स्ट जनरेशन के कैसे होंगे, वो डोमिनेंट फीचर वाले होंगे, ठीक है ना। और यदि जो है हेट्रोजाइगस होगा तो नेक्स्ट जनरेशन के सारे मेंबर जो है 50-50 होंगे, 50% डोमिनेंट फीचर वाले, 50% रिसेसिव फीचर वाले होंगे। चलो भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आते हैं कि जो क्रॉस अभी हम लोगों ने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके आधार पर मेंडल के ने कितने नियम दिए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल के दो नियम आते हैं। पहला आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा आता है, पहला आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इन दोनों लॉ के विषय में मैंने उसी समय बताया था, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। ये लॉ कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, ये कहता है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। ये मेंडल ने कहा पहले अपने नियम में कि कैरेक्टर्स जो है एक फैक्टर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। प्लांट बॉडी के अंदर एक फैक्टर है जो उसके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। दूसरा उन्होंने बताया कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो अलग आसानी से हो जाते हैं। फिर बात उन्होंने बताई कि इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ अ पेयर इज डोमिनेट अदर। अगर जो है डिसिमिलर में डिसिमिलर है, डिसिमिलर का मतलब क्या कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों है तो इसमें से एक दूसरे को डोमिनेट करता है, मतलब कैपिटल टी इज डोमिनेट ओवर स्मॉल टी, ठीक है। यही बात ये कहना चाहता है कि डिसिमिलर पेयर में कैरेक्टर्स हमेशा एलिल्स हमेशा पेयर में रहते हैं, फैक्टर्स हमेशा पेयर में रहते हैं, लेकिन वे पेयर जो है वे पेयर होमोजाइगस हो सकते हैं या हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। अगर होमोजाइगस होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस होते हैं तो उनमें दो में से एक जो है दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होगा, जैसे कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? क्या आपने समझा? आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये समझा, पहली बात आपने समझा कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स या जीन्स। दूसरी बात आपने समझा कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, जैसे जीन्स भी पेयर में होते हैं। तीसरी बात आपने समझा
कि जो होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन को देखा जाए, हेटेरोजाइगस कंडीशन को यदि हम देखें तो उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों में से, इन कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों में से जो है केवल कैपिटल टी ही अपने को एक्सप्रेस कर पाता है, स्मॉल टी नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट के नाम से भी जानते हैं, जो ये कहता है कि इन अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल एलील्स जो होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों थे, तो दोनों ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो दोनों में प्रेजेंट जरूर हैं, लेकिन ये आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। ये दोनों आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। ठीक है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी वो आपस में जो है ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। ठीक है, तो वही बातें कर रहा है कि इन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल एलील्स डू नॉट ब्लेंड एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन। और जो यहाँ पर जो हम जो टॉल और डार्क जो लेकर के चले थे हम, इनके बीच में क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन में सारे के सारे मेंबर हमें टॉल दिख रहे थे। तो वही कह रहा है कि F2 जनरेशन में जाकर के टॉल और डार्फ दोनों दिखाई देंगे, टॉल और डार्फ दोनों दिखाई देंगे। एक टॉल होगा तो 3 टॉल होगा तो 1 डार्फ होगा, यानी दोनों दिखाई दे रहे हैं। जब दोनों टॉल एंड डार्फ दोनों जब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो वही बात तो कर रहा है कि F2 जनरेशन में जाकर के दोनों जो कैरेक्टर हैं वो रिकवर हो जाते हैं। F1 जनरेशन में तो सिर्फ एक ही दिखता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के तहत, लेकिन F2 जनरेशन में जाकर के दोनों रिकवर्ड हो जाते हैं, मतलब टॉल और डार्कनेस दोनों जो है रीअपियर हो जाता है। एंड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ट्रेट्स सेग्रीगेट। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, ट्रेट्स अलग हो जाते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये दोनों अलग हो जाएंगे और हर गैमीट में अलग अलग जाएगा, या तो कैपिटल टी जाएगा या तो स्मॉल टी जाएगा। ठीक है, दोनों ये गैमीट्स हैं, इन गैमीट्स में एक गैमीट में कैपिटल टी तो दूसरे गैमीट में स्मॉल टी जाएगा। तो वही बातें बताया यहाँ पर कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ट्रेट्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड पासेस टू द डिफरेंट गैमीट्स। ठीक है, यहाँ पर ट्रेट्स कहिए चाहे एलील कहिए, बात एक ही है। और होमोजाइगस प्रोड्यूस सिमिलर काइंड्स ऑफ गैमीट्स बट हेटेरोजाइगस प्रोड्यूसेस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स। बात सही है, ये हेटेरोजाइगस था इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों प्रोड्यूस किया। अगर होमोजाइगस होता तो अगर दोनों कैपिटल टी होते तो या तो सिर्फ एक ही तरह गैमीट प्रोड्यूस करता। जैसे अगर जो है अगर वो कैपिटल टी होता तो गैमीट कैसे बनते, कैपिटल टी बनता। स्मॉल टी होता तो गैमीट केवल स्मॉल टी बनता। इस तरीके से अलग अलग बन जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ये कह रहा है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में 2 अलग तरह गैमीट बनेंगे और होमोजाइगस कंडीशन में 2 में एक ही तरह गैमीट बनेगा। और जो इसमें बात बताई गई कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में एलील्स दो डिफरेंट एलील एक साथ रहते जरूर हैं, लेकिन वो आपस में ब्लेंड नहीं करते हैं, आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं, और जब गैमीट फॉर्मेशन का समय आता है तो अलग हो जाते हैं। इसीलिए F2 जनरेशन में छिपे हुए कैरेक्टर्स फिर से रीअपियर हो जाते हैं। ठीक बेटा, अब अगर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है यह पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी है। पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी का मतलब होता है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद ये सब चीज़ें आई हैं। जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट को बेस करके जब काम किया गया तो ये पाया गया कि कुछ डिफरेंसेस भी मिल रहे हैं, तो वही डिफरेंसेस की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो एक डिफरेंस आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये होता है कि जैसे 2 डिफरेंट एलील हैं, किसी एक कैरेक्टर के 2 डिफरेंट एलील प्रेजेंट हैं एक इंडिविजुअल में, तो वे आपस में जो है एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डोमिनेंट पूरी तरीके से जो है दिखने लगे या कोई रिसेसिव दिखने लगे,
वो दोनों के बीच का एक नया दिखने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसमें क्या कहता है कि नीदर ऑफ द टू एलील्स बीइंग डोमिनेंट सो दैट एक्सप्रेशन in the hybrid is a fine mixture or intermediate between the expression of two alleles। तो इसीलिए जो नया मेंबर जो बनता है वह नया मेंबर न तो डोमिनेंट फीचर वाला होता है न तो रिसेसिव फीचर वाला होता है, बल्कि इन दोनों के बीच का होता है। तो मेंडल के नियम के तहत अभी तक तो डोमिनेंस की ही बात की जा रही थी, लेकिन अभी तो नई चीज मिल गई जिसमें कह रहा है कि न तो डोमिनेंट न तो रिसेसिव, दोनों के बीच का हो गया। चलो, तो इसका एग्जाम्पल एक बहुत बढ़िया है, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन को अगर हम देखें तो इसमें दो टाइप के जो है इंडिविजुअल्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स। इसमें एक होता है रेड फ्लावर वाला, दूसरा होता है व्हाइट फ्लावर वाला। एक रेड फ्लावर वाला मेंबर है, दूसरा व्हाइट फ्लावर वाला है प्योर ब्रीड में। लेकिन अगर जो है अगर क्रॉस कर दें तो F1 जनरेशन में सारे मेंबर कैसे मिल जाएंगे, पिंक मिलेंगे। F1 जनरेशन में इन दोनों के बीच में क्रॉस करने पर सारे मेंबर F1 जनरेशन में पिंक मिलेंगे। और इस पिंक वाले मेंबर को अगर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया जाए तो उसमें दो रेड और एक रेड, दो पिंक और एक वाइट मिलेगा। एक रेड, दो पिंक और एक वाइट मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो फीचर्स हैं वो पूरी तरीके से अलग दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहा है कि अगर या तो जो है रेड वाला जीन अगर प्रेजेंट है, दोनों आर है तो रेड होगा, दोनों स्मॉल आर है तो वाइट होगा। लेकिन अगर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है तो क्या हो जाएगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा। आओ देखिए यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर है इसके बीच में अगर हमने क्रॉस कराया तो ये हमारा रेड मेंबर है, कैपिटल आर है, और ये व्हाइट मेंबर है, स्मॉल आर और स्मॉल आर है। तो इनके बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पर हमें जो है क्रॉस कराने के बाद यहाँ पर जो है कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो सारे मेंबर जो है हमें कैसे मिले, कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले मिले। तो इन्हें नियमतः मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग इन्हें कैसा होना चाहिए था, इन्हें जो है रेड कलर का होना चाहिए था, जो कि आर जो है डोमिनेंट फीचर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये रेड ना होकर के सारे मेंबर कैसे हो गए, पिंक हो गए। सारे के सारे मेंबर कैसे दिखने लगे, पिंक दिखने लगे। ठीक है, जैसे ये सब के सब क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर इन दोनों के प्रेजेंस के कारण सारे के सारे मेंबर कैसे दिख रहे हैं, पिंक दिख रहे हैं। यानी न तो जो है रेड दिख रहा है न तो वाइट दिख रहा है, दोनों के बीच का दिखने लगा। तो यानी कि रेडनेस जो है अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस कर पाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसे क्या कहेंगे बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसी तरीके से मेंडल के फर्स्ट लॉ का ही एक दूसरा भी जो है एक्सेप्शन है। ये मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस हैं। पहले लॉ का लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस था एक्सेप्शन, दूसरा कोडोमिनेंस एक्सेप्शन है। कोडोमिनेंस वाले में क्या होता है भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कोडोमिनेंस। इसमें जो आपको ब्लड ग्रुप वगैरह भी देखने को मिलता है। इस फिनोमिना में क्या होता है कि द टू एलील्स lacking dominance recessive relationship and both express themselves in the organisms। देखिए अब वहां पर क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में था कि दोनों के बीच का एक तीसरा बन जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर दोनों एलील अपना अपना काम एक साथ करेंगे। ठीक है ना, यह एक मतलब जो दोनों एलील अपने अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, अपना अपना पार्ट बनाएंगे। तो इसलिए
यहाँ पर जो है दोनों एक साथ एक्सप्रेस होंगे, दोनों चीजें एक साथ एक्सप्रेस होंगी, इसलिए हम लोग इसको जो है क्या कहते हैं, लॉ ऑफ को डोमिनेंस कहते हैं। को मतलब क्या होता है, साथ साथ, डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ ही डोमिनेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुपिंग है, एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप जानते हैं आप लोग, हम लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी या ओ, इन चारों में से कोई एक होता है। तो एबीए ब्लड ग्रुप का अगर हम इनहेरिटेंस देखें तो ये जो है कोडोमिनेंस का एक बढ़िया एग्जांपल बनता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई, यह जीन आई द्वारा कंट्रोल होता है, और आई के जो है 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ठीक है ना। आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ये 3 जो है एलील होते हैं, जिनमें से क्या होता है कि आई ए और आई बी, आई ए और आई बी आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, स्मॉल आई के ऊपर ये डोमिनेंट होते हैं। आई ए और आई बी स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट होते हैं, यानी कि आई ए और आई बी क्या है, डोमिनेंट फीचर्स हैं, डोमिनेंट एलील्स हैं। ये जो है आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सुगर पॉलीमर्स, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैज सुगर पॉलीमर that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by gene, ठीक है। एक्चुअली ये जो एंटीजन्स जो होते हैं, ये एंटीजन बनाते हैं, और आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक में कि एंटीजन्स जो है आरबीसी की वॉल में रहते हैं, जबकि एंटीबॉडीज जो है प्लाज्मा में रहती है। तो यही बातें कर रहा है कि ये चूंकि एंटीजन प्रोड्यूसिंग एलील्स होती हैं, तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और वहाँ पर जो है ये एंटीजन्स अपना जो है प्रोटीन जो बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें व्हेन आई ए, इस तरीके से लिखिए इसको, आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर, अगर दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो दोनों टाइप के, बोथ टाइप्स ऑफ सुगर्स आर फॉर्मिंग, ए टाइप शुगर एंड बी टाइप, मतलब ए टाइप एंटीजन एंड बी टाइप एंटीजन, दोनों एंटीजन एक साथ बनेंगे, और वो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप जो है वह ए बी हो जाएगा, इसीलिए ए बी का होता भी है आई ए और आई बी, ठीक है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका बढ़िया से दिखाया गया है कि जैसे ब्लड ग्रुप जो है ये ए है, तो उसका पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है आई ए या आई ए आई ओ। आई ए यदि होगा तो इसे कहेंगे हम लोग क्या, होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे, यह होमोजाइगस है। और आई ए स्मॉल आई होगा, तो चूंकि स्मॉल आई रिसेसिव है तो आई ए अपने को एक्सप्रेस करेगा, और ये केस होगा किसका, डोमिनेंस का, ठीक है ना, यह डोमिनेंस का केस होगा। यहाँ पर इस कैपिटल ए अपने को एक्सप्रेस करते हुए अपना जो है एंटीजन बनाएगा, और ब्लड ग्रुप जो है ए हो जाएगा। उस तरीके से ब्लड ग्रुप बी में आई बी है, और आई बी है, और आई बी स्मॉल आई है। आई बी है तो होमोजाइगस बी होगा, और आई बी स्मॉल आई है तो हेट्रोजाइगस बी होगा, लेकिन दोनों कंडीशन में ब्लड ग्रुप बी ही होगा। और दूसरा होता है ए बी, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो यह होता है आई ए और आई बी। आई ए और आई बी ये दोनों क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों अपने आप को साथ साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए यह कंडीशन क्या कहलाती है, कोडोमिनेंस कहलाती है। ये कोडोमिनेंस का केस हो जाता है, ठीक है। और ये अगर ओ के लिए क्या है, स्मॉल आई, ये स्मॉल आई, ये क्या होता है, यह
रेसेसिव करेक्टर है, रेसेसिव एलील है, रेसेसिव एलील एक दूसरे के साथ है तो अपना वो एक्सप्रेस कर लेते हैं और ब्लड ग्रुप ए बन जाता है, सॉरी ओ बन जाता है। और इसमें तो कोई जो है एंटीजन होता ही नहीं है, इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है। इसमें सिर्फ एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, इसमें एंटीजन बी प्रेजेंट होता है और इसमें एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि दोनों को बनाने वाले एलील यहाँ पर प्रेजेंट है। और ऐसे केस जहाँ पर, ऐसे कैरेक्टर जहाँ पर जिनको एक्सप्रेस करने के लिए 2 से ज़्यादा एलील लगते हैं तो उसे हम लोग मल्टीपल एलेलिज्म में लेते हैं। जब 2 से ज़्यादा एलील किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं तो मल्टीपल एलेलिज्म का केस होता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल एलील का भी एक एग्जाम्पल है, इसलिए आप यहाँ पर इसको भी ध्यान देंगे कि दे आर द मल्टीपल फॉर्म ऑफ द मेंडेलियन फैक्टर्स आर जीन्स विच अकर ऑन द सेम जीन लोकस, सेम जीन लोकस पर होते हैं प्रेजेंट ये, ठीक है ना। वो बात अलग है कि दोनों में, एक इंडिविजुअल में 2 ही एलील प्रेजेंट होंगे लेकिन उस कैरेक्टर के 3 एलील होते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन द जीन पूल, जीन पूल में, जीन पूल मतलब कि टोटल जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन, तो उस जीन पूल में जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इसमें हर इंडिविजुअल के पास 2 ही एलील होंगे और एक गैमीट कैरी ओनली 1 एलील, ठीक है। लेकिन उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए 2 से ज़्यादा एलील की आवश्यकता, मतलब उस कैरेक्टर के 2 से ज़्यादा एलील होते हैं जीन पूल में प्रेजेंट। हाँ, वो बात अलग है कि एक इंडिविजुअल में 2 ही एलील प्रेजेंट होंगे और एक गैमीट में एक ही जो है एलील प्रेजेंट होगा, एक ही क्रोमोसोम के साथ एक ही एलील प्रेजेंट होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ABO ब्लड ग्रुप, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसमें कैपिटल IA, IB और स्मॉल i, ये 3 एलील हैं। हालांकि हर में 2 ही प्रेजेंट होंगे, या तो दोनों कैपिटल ए होगा या तो एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए, या तो IA और स्मॉल i होगा, या तो दोनों कैपिटल B और या तो IB और स्मॉल i होगा, या तो इस तरीके से अरेंज होंगे, मतलब कि 2 ही प्रेजेंट होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? मल्टीपल एलेलिज्म कहलाता है। अब कुछ पॉसिबिलिटी देख लीजिए ब्लड ग्रुप का कोडोमिनेंस की पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है। जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए, दोनों पेरेंट हैं, दोनों पेरेंट के बीच में अगर हमने क्रॉस कराया, दोनों ए ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट्स हैं, इनके बीच में अगर हमने क्रॉस कराया तो पॉसिबल जीनोटाइप जो बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी IA या IA हो सकते हैं दोनों, या एक IA और दूसरा IA स्मॉल i हो सकता है, या दोनों का IA और स्मॉल i वाले दोनों हो सकते हैं। इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो पहले केस में दोनों सारे मेंबर कैसे, सारे बच्चे जो होंगे वो ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे। दूसरे केस में भी सारे जो है ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे, लेकिन तीसरा जो केस बनेगा उसमें एक ए और दूसरा ओ ब्लड ग्रुप वाला हो सकता है। 50-50 चांस होता है कि ए और ओ दोनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 50-50 होती है। ठीक उसी तरीके से अगर जो है 2 बी वाले मेंबर को आपस में क्रॉस कराएं तो अब इसमें भी पॉसिबिलिटी 3 बनती है। हो सकता है कि दोनों होमोजाइगस बी हो, या एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस बी हो, या दोनों हेट्रोजाइगस बी हो। अगर दोनों होमोजाइगस बी होंगे तो पॉसिबल फिनोटाइप क्या होगा? बी होगा। अगर एक होमोजाइगस दूसरा हेट्रोजाइगस है तो पॉसिबल जीनोटाइप जो है फिनोटाइप बी होगा। और अगर दोनों हेट्रोजाइगस हैं तो वहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी 50-50% की हो जाएगी। 50% बी का चांस होगा, 50% ओ का चांस होगा। ठीक उसी तरीके से अगर ए बी के बीच में क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है दोनों की होगी, वह ए बी भी बन सकता है, ए भी बन सकता है और बी की भी बन सकता है। जबकि अगर ओ की अगर हम लेकर क्रॉस कराते हैं तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है ओ के बनने की। तो बेटा आज इतना ही हम लोग रखते हैं, इतने पर आप लोग काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आज। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।